सभी लोगों को हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर। देखिए, नारी शक्ति का मैंने एक बुक का प्रिंट यहाँ लगा दिया है। सभी लोगों को यह जानकर के बहुत खुशी होगी कि नारी शक्ति पुस्तक आ चुकी है हमारे पास, और बहुत ही जल्दी सभी को नारी शक्ति पुस्तक मिल जाएगी जो हम लोगों ने लिखा है। तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। आपको मेरी आवाज, मैं समझ रहा हूँ, स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। सुनाई दे रही सभी को? जी सर, सुनाई दे रही है। जी हाँ सर। आज का टॉपिक है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। अनुस्वार और अनुनासिक शब्द उच्चारण की मात्राएं हैं, जबकि विसर्ग एक ध्वनि है। इन तीनों को समझने से आप सही उच्चारण करना, वर्तनी को ठीक से लिखना और हिंदी भाषा को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। इसका जो है, आइए देखते हैं। एक छोटा सा परिचय यहाँ पर लिया हमने। एक अनुसार का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। अंग दिखाई दे रहा है ना, बिंदी एक है, डॉट। सभी को दिखाई दे रही है बिंदी? यस जी सर। सर। जी, इसको अंग बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक चित्र लिया है यहाँ पर, स प्लस अंग प्लस ख बराबर शंख हो जाता है। क्या हो जाता है? शंख। ह प्लस अंग प्लस स बराबर हंस हो जाता है। ब प्लस अंग प्लस द प्लस र बराबर बंदर हो जाता है। फिर आप लोग बोलिए, कोई भी बोले, पढ़िए, क्या क्या दिया आपने? अंक, डंक, संग, ठंड, फंड, कंस, गंगा, दंगा, पंजा, मंगल, जंगल, अंचल, नारंगी, सारंगी, फिरंगी, चुकंदर, समंदर, बदरंग। सेंटेंसेस बहुत में सुंदर। पढ़ने हैं सर। अंक, ठंड, गंगा, मंगल, नारंगी, चुकंदर, डंक, फंड, दंगा, जंगल, सारंगी, समंदर, संग, कंस, पंजा, अंचल, फिरंगी, बदरंग। इन सब पर ऊपर एक बिंदी लगा हुआ है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। एक बार एक यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैंने दी है। सुनीता मैम से मैं आग्रह करूंगा, तो सुनीता मैम जरा इस कहानी को पढ़िए। इसको टाइम नहीं मिला, संभल नहीं पाया इसको। जी मैडम। यस सर। मंगलवार का दिन था। अंश, वंश और चंपा मंदिर गए। मंदिर में एक पंडित जी थे। वह शंख, एक मिनट, बजा रहे थे। अंश, वंश और चंपा ने घंटा बजाया। जी। मंदिर के चारों ओर हरियाली थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। पास ही एक छोटा सरोवर था। उसमें बतखें और हंस तैर रहे थे। बहुत अच्छी रीडिंग। और मैं ये चाहता हूँ इसी क्रम में मीना गुप्ता मैम, डॉक्टर मीना गुप्ता मैम, इसमें जिन पर अनुस्वार लगा हुआ है केवल वही वर्ड पढ़े। जी सर। जी मीना मैम। मंगलवार, अंश, वंश, चंपा, मंदिर, पंडित, शंख, घंटा, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे और हंस। जी, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है सर दोबारा पढ़ देती हूँ। मंगलवार, अंश, वंश,
चंपा, मंदिर, शंख, रंग बिरंगे। जी जी। तो ये जितने अभी आपने देखा, मंगलवार पढ़ा, अंश पढ़ा, वंश है, चंपा है, मंदिर है, अपन मंदिर है, पंडित है, शंख है, अंश, वंश, चंपा, घंटा, मंदिर, रंग बिरंगे, इन सब पर जो है हंस, इन सब पर क्या है, क्या लगा हुआ है, अनुस्वार बोलिए, अनुस्वार लगा हुआ है। आइए एक चीज देखते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये जो तीनों हैं, इसको एक साथ देखते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों ही उच्चारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अनुस्वार एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जो किसी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, और इससे नाक में से ध्वनि निकलती है, हमारी नोज से, हमारी नाक से जो है ध्वनि निकलती है। अनुनासिक वह स्वर होता है जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है, जैसे कि चांद, आंख आदि। विसर्ग दो बिंदुओं के रूप में होता है, और इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, है की तरह किया जाता है, जैसे कि दुख, अतः आदि। आइए अनुनासिक का प्रयोग देखते हैं। अब ये पूंछ में प्लस चंद्र बिंदु लगा दिया गया और प्लस 6 कर दिया गया, तो पूंछ हो गया। चा में चंद्र बिंदु लगा करके द लगा दिया गया, जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, चाँद हो गया। ल प्लस है प्लस चंद्र बिंदु प्लस गा लगा दिया, तो लहंगा हो गया। और इसमें स्मिता मैम पढ़ेंगी इसको, सुनाई दे रहा मैडम? मूछ, आँच, गाँव, बाया, यहाँ, महंगा, पूछ, जांच, छाव, दाया, वहाँ, बहंगा, सून, कांच, काटा, टांगा, जहाँ, लताएं। बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको सभी लोग। जब भी मैडम ने, स्मिता मैम ने बहुत अच्छा रीडिंग किया है, और डॉक्टर स्मिता मैम ने बहुत बढ़िया रीडिंग किया, और डॉक्टर मीना मैम ने भी बहुत बढ़िया रीडिंग किया पहले, और जोरदार क्लैपिंग करेंगे। यहाँ पर मूछ, पूंछ, सूंड, नाक से आवाज निकलनी चाहिए, लेकिन मुंह से ज्यादा आवाज निकालना चाहिए, क्योंकि अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो यह हमारे मुख से ज्यादा इसकी आवाज निकलती है अपेक्षा नाक से। नाक से कम आवाज निकलती है, मुख से ज्यादा आवाज निकलती है। आँच, जांच, कांच, गांव, छाव, कांटा, बाया, दाया, तागा, यहाँ, वहाँ, जहाँ, महंगा, बहगा, लताएं। तो इस तरह से जो है एक कहानी है, इसे कौन पढ़ेंगे? जी पढ़िए, जिसको पढ़ना है। एक गांव में एक, हाँ पढ़िए मैम, पढ़िए। हाँ पढ़िए मैम, पढ़िए। आपने स्टार्ट किया था, पढ़िए। नहीं कोई बात नहीं मैम, आप पढ़िए, मैं पढ़ चुकी हूँ ना। पढ़िए मैम। एक गांव में एक कुआं था। कुएं में एक सांप रहता था। वह कुएं की मछलियां पकड़कर खाता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कुएं में एक बूंद भी पानी न रहा। सांप कुएं से बाहर आया। कुएं के पास 5 झोपड़ियां थी। एक दिन उन झोपड़ियों में आग लग गई। सांप जान बचाकर जंगल में चला गया। अब इसमें कोई दूसरी मैम पढ़े, बहुत बढ़िया रीडिंग आपने किया। इसमें जो चंद्र बिंदु जिस पर लगा हुआ है अनुनासिक,
वही वर्ड केवल पढ़ें जी। गांव, कुआं, सांप, हम्म मछलियां, हम्म बूंद, 5, हम्म झोपड़ियां, हम्म बस सर। जी। आप देखिए, आपने कई शब्द छोड़ा है, लेकिन जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया आपने रीडिंग किया है। जैसे एक गांव में एक कुआं था। गांव पर तो चंद्रबिंदु लगा हुआ है, लेकिन में भी चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ठीक है। कुआं, कुआं पर तो लगा है, लेकिन इसके बगल में जो लिखा हुआ है उस पर भी चंद्रबिंदु लगा हुआ है। और इसी तरह से ये 2-3 वर्ड इसमें आए हैं जिसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ है। आइए देखते हैं आगे। एक बार विसर्ग का प्रयोग कर देख लेते हैं जनरल सर इंट्रोडक्शन में। एक मिनट, जो में है उसमें अनुस्वार नहीं है, वो नहीं चंद्रबिंदु मैडम, माना जाएगा? उसमें चंद्रबिंदु छिपा है, हिडन है, लेकिन जो है अच्छा, वहां पर चंद्रबिंदु है। ठीक है। मैम जब सर के ऊपर मात्रा होती है तो उसके साथ जब अनुस्वार लगता है तो वो अनुनासिक ही होता है। अभी आगे आप देखिए, आगे आप पढ़ेंगे उसको समझेंगे। ठीक है। विसर्ग का प्रयोग। विसर्ग देखिए समझिए, यहाँ क्या लिखा है? छह। क्या लिखा गया? छह। प्रा प्लस त प्लस विसर्ग, प्रातः। दु प्लस विसर्ग प्लस खी बराबर दुखी। कौन पढ़ेंगे? एक बार पढ़ें जी, पढ़िए। अतः, अंतः, पुनः, हम्म अंततः, मूलतः, हम्म फलतः, हम्म प्रायः, हम्म हम्म प्रातः, हम्म तपः, हम्म निसहाय, निःसहाय, हाँ हाँ दुःसहाय, हाँ निःसंकोच, हाँ संभवतः, हाँ अंतःकरण, हाँ। कोटिशः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रीडिंग है। अतः, अंतः, पुनः, अंततः, मूलतः, फलतः, प्रायः, प्रातः, तपः, निसहाय, दोषहाय, निसंकोच, संभवतः, अंतःकरण, कोटिशः। यह जो है विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग का प्रयोग ज्यादा जो है किसमें किया जाता है बताइए? संस्कृत में किया जाता है। इस कहानी को कौन पढ़ेंगे? अनुराधा मैम पढ़ें इस कहानी को। जी मैम। पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, नमस्ते सर। जी पढ़िए। प्रातः 6 बजे उठो, फिर भगवान को नमः करो। प्रातः काल सैर पर जाओ, फिर ठंडे पानी से नहाकर ओम नमः शिवाय का जप करो सॉरी। कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ, दीन दुखियों की सहायता करो, निसहाय की सहायता करो, निसंकोच उनकी सेवा करो, पुनः पुनः भलाई के काम करो, सनह सनह आपको उसका फल मिलेगा। जी, इसमें आप जो विसर्ग वाले शब्द हैं उनको पढ़िए, केवल विसर्ग वाले शब्द। प्रातः, छह, नमः, प्रातः, फिर इसके बाद आ गया सर दुख, दुखियों, निसहाय, निसंकोच, पुनः सनहि। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपने रीडिंग किया है। आगे देखते हैं, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आइए एक बार नियम और प्रयोग पर चलते हैं। अनुस्वार, अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्य या अंत में होता है। बिटवीन में होता है या एंड में किया जाता है। यह नासिक की व्यंजन होता है तथा इसका लिपि चिन्ह अनुस्वार है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं।
परंतु लेखन में इसे अनुस्वार के चिन्ह द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अनुस्वार व्यंजन कहा जाता है। अनुस्वार क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन। एक प्रकार का यह व्यंजन है। एक विशेष ध्यान दीजिए, शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति, यह रूल है, नियम। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद, आप लोग मैसेज दीजिएगा या मैं कौन सा रूल बता रहा हूं, या कोई बोल करके भी बता सकते हैं कि मैं कौन सा रूल बता रहा हूं, इस समय कौन सा नियम बताया जा रहा है। कोई बता सकते हैं कौन सा नियम बताया जा रहा है? ये जी, कोई बोल नहीं रहे हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर, इस मैं नियम बताऊं? को कहते हैं पंचमाक्षर नियम। हाँ। क्या नियम है ये? पंचमाक्षर। एक दो लोगों ने लिखा भी है, बहुत सुंदर लिखा है। पंचमाक्षर नियम है, यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा, अर्थात प्रोनाउंसिएशन उसका जो है किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। इस रूल को आप जल्दी नहीं पाएंगे, लेकिन आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अनुस्वार लगता पहले अक्षर पर है। क्वेश्चन उठता है कि अनुस्वार कहाँ लगता है? अनुस्वार लगता पहले अक्षर पर है, लेकिन आता बाद वाले के हिसाब से है, जिसे पंचमाक्षर नियम कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, गंगा, क वर्ग, क ख ग घ अंग, गंगा। अब अंग यहां बीच में है, लेकिन लगा किस पर है? पहले अक्षर से है, लेकिन आ कहां से रहा है? दूसरे अक्षर के हिसाब से आ रहा है, ये दूसरे ग से आ रहा है, तो यहां पर गंगा हो गया। ये चंचल, चंचल, च वर्ग, च छ ज छ इय। अब देखिए अंग इय जो है, यह बीच में आया हुआ है, लेकिन दूसरा अक्षर क्या है? च है, तो ये च वर्ग च के हिसाब से आ रहा है, लेकिन लग कहाँ रहा है? पहले अक्षर पर लग रहा था, पहले च पर लग रहा है। इसके बाद एक घंटा, इसके बाद एक घंटा। घंटा में जो है आप देख रहे हैं ट वर्ग है, ट ठ ड ढ अड़, घंटा। अब घ के बीच में जो भाग है अड़ है, क्या है वो? अड़ कहा जाता है उसको, आधा अड़ है वो। इसमें घंटा ट जो है बाद वाले के हिसाब से देखा जा रहा है, लेकिन अनुस्वार लग कहाँ रहा है? घ पर लग रहा है, अर्थात पहले अक्षर पर लग रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? घंटा कहेंगे, और अनुस्वार लग गया पहले अक्षर पर। दूसरा है दंत, दंत त वर्ग, त थ द ध न। देखिए प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन लास्ट के जो पंचमाक्षर वर्ण है, अक्षर हैं, उनका सही नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेलिंग एरर आती है। इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। दंत, दंत त वर्ग है, त थ द ध न, लास्ट में न है, तो दंत में न बीच में आया, आधा न, हाफ न है ये, न बीच में आया, लेकिन दूसरे अक्षर का कौन सा अक्षर है? त है, दूसरा अक्षर त है, पहला अक्षर द है। दूसरे अक्षर के आधार पर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर, एंड फर्स्ट वी विल बी यूज, फर्स्ट पर हम यूज करते हैं, तो दंत हो गया ये। पंप, प वर्ग है, प फ ब भ म, प फ ब भ म। म जो है, ये देखिए पंप में क्या है? म बीच में आया हुआ है, पांचवा अक्षर जो है म बीच में आया हुआ है, हाफ में, हाफ लेटर में है,
लेकिन पहले पर क्यों लगा? क्योंकि दूसरे के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। और ये रूल हर जगह पंचमाक्षर नियम लागू हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर नियम कहते हैं। जहां पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से, अक्षरों में से कोई वर्ण हो, अर्थात कोई अक्षर हो, तो उस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसे हम समझते हैं, शब्द है अंग, इसमें क के पूर्व ई आ रहा है, सॉरी अंग आ रहा है, जो इसी वर्ग का 5वां वर्ण है, अर्थात दोनों का वर्ग एक ही है, अतः अंग के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। अन्य वर्गों में इसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं। एक यहाँ पर मैंने चेक बोर्ड लगाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है ये चेक बोर्ड। ये पीपीटी या पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, इंडिविजुअल किया जाएगा जो लोग जो है फॉर्म भरे हुए हैं। पंकज, अंक, देखिए ध्यान से देखिए, पंख, पंख, गंगा, गंगा, रंग, रंग, डिफरेंट होता जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट है। कंघा, कंघा, संग, संघ, पंच, पंच, मंच, मंच, पंछी, पंछी, मंजन, पंजर, मंजन, पंजर। ये च वर्ग हो गया। अभी क वर्ग पढ़े आप, फिर च वर्ग देखिए, आपने देखा। इसके बाद ट ठ ड ढ ड़ा, घंटा, कंटक, घंटा को जब बिंदी लग जाएगा, अर्थात चंद्र बिंदु लग जाएगा, सॉरी बिंदु अनुसार लग जाएगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे? घंटा। कंटक हो जाएगा। कंठ, बीच के तालव्य से आप बोलेंगे, बीच के भाग से बोलेंगे कंठ। डंठल, लेकिन जब इस पर जो है अनुसार लग जाएगा, फिर कैसे बोलेंगे? कंठ। डंठल। ठंडा, झंडा, ठंडा पहले है आधा अड़ा के साथ, लेकिन जब इसको ठंडा को अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठंडा। झंडा को झंडा, लाइक दैट। ये ट वर्ग हो गया। इसके बाद देखिए त वर्ग, त, थ, द, ध, न। त में तंतु, ये आधा न के साथ ऐसे बोलेंगे, तंतु। महंत, जब अनुस्वार लग जाएगा कैसे बोलेंगे तंतु को? तंतु, महंत। इसके बाद मंथन, मंथन। फंदा, फंदा, मंदिर, मंदिर। धंधा, धंधा, बंधन, बंधन। ये त वर्ग हो गया। प, फ, ब, भ, म। प वर्ग में देखिए कंपन, चंपा। ये जो है कैसे लगा हुआ है? जब उसमें आधा म है, जब अनुस्वार लग जाएगा तब कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ध्यान से देखिए। कंपन, चंपा। गुम्फन, गुम्फा। कंबल, कंबल। संभव, संभव। खंभा, खंभा। ये प वर्ग हो गया। ध्यान दीजिए, ऊष्म व्यंजन श, ख, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है, से पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे वंश, हंस, अंशु आदि। सभी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। जी। इसके बाद तीसरा है सम उपसर्ग के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों को बताने के लिए। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, अर्थात य, र, ल, व, या ऊष्म व्यंजन श, ख, स, ह आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे सम प्लस यम बराबर संयम, सम प्लस ताप बराबर संलाप, सम प्लस वाद बराबर संवाद, सम जमा सार बराबर संसार। शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति। आइए देखते हैं सेकंड रूल।
शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति शब्दांत म अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे स्वयं, अहम आदि। ध्यान दीजिए, यदि पंचम वर्ण के बाद य व ह आता है तो अनुस्वार नहीं लिखा जाता, वही पंचमाक्षर आता है, जैसे अन्य, कन्हैया, अन्वय, पुण्य, मान्यता, तुम्हें, इन्हें, इन्होंने आदि। ध्यान दीजिए, यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आए तो अनुस्वार बिंदी, अनुस्वार मतलब बिंदी होता है ना, अनुस्वार बिंदी नहीं आता, बल्कि दोनों पंचम वर्णों के साथ लिखा जाता है। जैसे ध्यान से समझिए, सम्मेलन, भिन्न, देखिए दोनों आ रहा है ना, माँ में दो माँ आ गया, पांचवा अक्षर आ रहा है, सेम लिखा जाएगा, यहाँ पर कभी अनुस्वार या बिंदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भिन्न, अन्न, निम्न, जन्म। ध्यान दीजिए, इनमें चाहे संयुक्त व्यंजन या विदित हो, जैसे अड़ा, अक्षुण्ड, न, अन्न, अम्मा, अम्मा, या किसी अन्य वर्ग के पंचम वर्ण आपस में जुड़े हों, जैसे डम, वांग्मय, अंगमय क्या हो जाएगा, वांग्मय, अन्नमा, जन्म। ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे, हमेशा अलग अलग लिखे जाएंगे, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यदि शब्द में श या स आए, श ये बड़ा श है, पहला वाला जो पहला लिखा हुआ है बड़ा श, और दूसरे के बाद छोटा स आए तो उसके पूर्व अनुसार बिंदु ही आएगा, जैसे कंस, अंश, वंशी आदि। किसी शब्द के प्रारंभ में यदि सम उपसर्ग हो तो म के स्थान पर, आधा म जब हलंत लगा रहता है तो आधा म कहा जाता है उसे, के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, जैसे संन्यास सम प्लस न्यास, संसार सम प्लस सार, संरचना सम प्लस रचना, संवाद सम प्लस वाद, संरक्षण सम प्लस रक्षण, संबत सम प्लस बल, संस्मरण सम प्लस स्मरण, संशोधन सम प्लस शोधन। जी कुछ बोल रहे हैं कोई, कृपया समझने की कोशिश करें। इसके बाद आता है अनुनासिक। कविता मैम म्यूट कर लीजिए, कविता मैम। कृपया साइलेंट कर लीजिए अपने आप को, साइलेंट कीजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लग रही है क्लास तो आप लीव कर सकते हैं प्लीज। जब स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, तो वहां अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसका लिपि चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु। यह ध्वनि स्वरों का गुण होती है। अच्छा, यहाँ लिपि की बात है तो लिपि किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। लिपि किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं अपना माइक ऑन करके, लिपि किसे कहते हैं? जी बोलिए। यस सर, भाषा बोलिए के मैम, बोलिए। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जी भाषा के लिखने के या लिखित वो चिन्हों को, जो ध्वनियों की हमारी होती है, उनको लिखित रूप देने को लिपि कहते हैं। बहुत सुंदर। भाषा किसे कहते हैं मैडम? जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव दूसरों तक और दूसरे के भाव खुद समझते हैं। भाषा वह साधन है जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा समझते हैं। बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। और आजकल भाषा के कितने रूप हो गए हैं? सर वैसे तो 3 है, पर मान्यता 2 को है, मौखिक भाषा, वैसे लिखित 3 है, भाषा। हाँ जी, मौखिक सांकेतिक भाषा, भाषा। लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक यहाँ पर जो है जी 2 का ही 2 प्रयोग को किया ही जा है। रहा है। सांकेतिक भाषा को हम लिख कर प्रकट नहीं कर सकते या समझाकर, हर बात को हम इशारे से नहीं बता सकते सर। जी
जैसे आपका क्या ट्रैफिक इसमें से रूल। कोई ऐसे यस। शिक्षक हैं जो ये बता सकते हैं कि चित्रलिपि क्या होती है? चित्रों के द्वारा सर, जो हम सिंबल चिन्ह लगाते हैं उसे हम लिखते हैं। जैसा बहुत जैसे सुंदर। यस। चित्रलिपि, चित्रलिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है विश्व की? कोई बता सकते हैं? सांकेतिक भाषा सर, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा लिखी जाती है, लेकिन सर, विश्व की किस देश की भाषा सांकेतिक भाषा या चित्रलिपि में लिखी जाती है? सर जापान है, चीन है, भारत है। नहीं, भारत नहीं है, केवल चीन है, चीनी चीन है, हाँ भाषा। सर, चीन। विश्व की केवल एक ही भाषा है, वो चीनी भाषा है, यस। जो कि चित्रलिपि में लिखी जाती है। सर पर जो सैनिक वगैरह है, जैसे हमारे सीबीआई वाले, वो कोड भाषा में जैसे वो करते हैं, कोई सिंबल या वो लगाते हैं, तो हम समझ जाते हैं ना वो सर उनसे। बाइनरी नंबर है, बाइनरी कोड यस। है, वो संस्कृत की ओ, कोड लैंग्वेज है। उसको जो है केवल संस्कृत में प्रयोग किया जाता है और विश्व की और किसी भाषा में नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, ठीक चीन है। की तो है सर ये, और चीन की लेकिन भाषा तो है। लेकिन जहां हाँ पर जी। अधिक से अधिक चित्रांकित भाषा अगर प्रयोग की चित्रांकित, हाँ जाती जी, है तो चीनी वो भाषा है, चीनी है, चीनी लैंग्वेज है। वो चीनी है सर। जी। थैंक यू। यह है जो चंद्र लिपि है, चिन्ह चंद्र बिंदु कहा जाता है। आप देख रहे होंगे चंद्र बिंदु, यह ध्वनि स्वरों का गुण होती है। अच्छा, यहाँ प्रश्न उठता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या डिफरेंट है? अनुस्वार किसे कहते हैं? सीधा सिंपल इसका आंसर आएगा, बिंदी तो लगा ही रहता है, लेकिन अनुस्वार जो होता है वह व्यंजन होता है। ठीक है। और अनुनासिक क्या होता है? यह मैंने बताया, स्वर। ध्वनि स्वरों का गुण होती है, अर्थात यह जो है स्वरों से जुड़े होते हैं, अर्थात स्वर होते हैं। जैसे आप जितने भी मात्राएं हैं, आ से लेकर के ओ तक, इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग की स्थिति, शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान वाले स्वरों में अनुनासिक की स्थिति, जैसे अंगना, फसना, हंसना, आंख, आंसू, चांद, मुंह, उंगली, धुंधला, पूंछ, ऊंचाई, सूंघना। चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु अनुस्वार कैसे होता है? किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न हो तो चंद्र बिंदु अनुनासिकता प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कांच, आंगन, पूंछ आदि। शब्द के ऊपर ई, ए, ओ मात्रा होने पर चंद्र बिंदु का चांद मात्रा में तिरोहित हो जाता है, अर्थात छिप जाता है। जैसे, और केवल बिंदु ही नजर आता है। जैसे सींचना, देखिए मैंने अलग करके दिखाया है, सी और यहाँ चंद्र बिंदु लग गया तो सींचना, और यहाँ पर क्या लगा, आगे क्या लग गया, केवल वहां पर अनुस्वार दिखाई दे रहा है, एक बिंदी दिखाई दे रही है, वहां चंद्र बिंदु नहीं लिखा जा रहा है। अर्थात इसमें जो है मात्रा के साथ, ई की मात्रा के साथ वह छिपा हुआ है, हिडन है। चिड़िया, चिड़ियों, मैं इसमें आ जाता है। इस तरह से चंद्र बिंदु छिपा हुआ है इसमें। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, आइए डिफरेंशिएशन बिटवीन अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिए। परंतु आजकल हिंदी में चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है, ये मैं नहीं मानता हूं, इसे ये गलत बात है। आज ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उच्चारण में दोष तो आता ही है, साथ ही हिंदी का स्वरूप भी खंडित होता है। अनुसार अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र न होकर नासिक के स्वर में मिल जाती है। उदाहरण के अनुसार, अनुस्वार के उच्चारण में सांस केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। अनुनासिक धीमी
ध्वनि है और अनुस्वार तीव्र ध्वनि है। जैसे दंत और दांत। संस्कृत शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है उसका उच्चारण म के समान होता है। जैसे स्वयं, देखिए ध्यान से, मैंने कैसे लिखा है, म लिख कर लगा दिया है, स्वयं, एवं, एवं आदि। प्रायः आ उ पर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन करके बच्चों को बताइए। आ उ पर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, ऊंचाई आदि। अनुस्वार तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अनुस्वार किसमें प्रयोग किया जाता है? तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुनासिक तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। यह डिफरेंस है अनुस्वार और अनुनासिक में। विसर्ग में आ जाते हैं, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, अधिकतर संस्कृत में प्रयोग इसका किया जाता है। इसका उच्चारण ह के स्थान पर किया जाता है। इसका चिन्ह विसर्ग, जो दो डॉट देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे दो बिंदियां होती हैं। हिंदी में इसका प्रयोग वही होता है जहां संस्कृत निषिद्धों का प्रयोग होता है, जैसे प्रायः, अतः आदि। लेकिन इसका प्रयोग स्वल्प ही है और धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, अर्थात बहुत कम प्रयोग किया जाता है इसका। संस्कृत में ही हिंदी में आए हुए शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। संधि में भी विसर्ग सहायक है। जैसे अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधः प्लस गति। इसी प्रकार दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह प्लस लभ। इस प्रकार विसर्ग स्वर या व्यंजन की ध्वनियों में बदल जाते हैं। जैसे अधोगति में ओ ध्वनि तथा दुर्लभ में अदर ध्वनि। अतः विसर्गों के प्रयोग को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़ेंगे, विसर्ग का प्रयोग, बहुत सारा प्रयोग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट लिख दिया है, जो आपको समझ में आ जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। अ प्लस अ बराबर अह हो जाता है। जैसे प्रातः प्लस आगमन बराबर प्रातः आगमन। अ प्लस क उदाहरण के अर्थात अनुसार अतः प्लस का अर्थ अतक। अ प्लस स बराबर सह, उदाहरण अतः प्लस समीप अतः समीप। विसर्ग का वैज्ञानिक अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। उदाहरण के लिए रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि में अंत में विसर्ग आया है, सभी देख रहे हैं। एक मंत्र है, गायत्री मंत्र, जिसे हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में 3 बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, जैसे आपको आगे यहाँ बताया जा रहा है कि विसर्ग में कोई अलग वर्ण नहीं है, यह केवल स्वर पर आश्रित है। विसर्ग का उच्चारण विशिष्ट होने से उसे पूर्णतया शुद्ध लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि विसर्ग अपने आप में ही किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है। ध्यान दीजिए, नियम है, यहाँ मैंने बहुत सारे नियम लिखे हैं, इसलिए जो आप लोग पढ़िएगा एक बार जो है, क्योंकि समय कम है। यहाँ पर जितना बताया जा सकता है टाइम में 1 घंटे में उतना ही बताया जा रहा है। अभी मैंने ऊपर सारा चीज समझा दिया है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे केशवा हो गया, इसमें हा आ गया, वाला आ गया, हा आ गया, भव आ गया, हो आ गया, मति आ गया, ही आ गया, चक्षु आ गया, इसमें वो आ गया, देवय आ गया, ही हो गया, भूमे हो गया, भूमे हो गया। ये महर्षि पाणिनि के जो है द्वारा बताया गया है इसको, और बहुत ही इन्होंने बहुत ही विशेष सटीक विसर्ग के बारे में बताया है, जिसका यहाँ पर मैंने वर्णन किया है। ये पूरा नियम हमने आपको दे दिया है, ऊपर जो बताया है। एक अभ्यास इस तरह से आप कंप्लीट कीजिएगा हमारी इसके बाद
आइए एक अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आधारित 10 बहुविकल्पी प्रश्न है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बोल कर भी बता सकते हैं और लिख करके भी आंसर हमें दे सकते हैं। निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? बताइए, अनुस्वार का प्रयोग किस में किया गया है? सांप, हिंदी, कुआं, अमृत, किस में किया गया है जी? हिंदी। किसमें किया गया है? हिंदी। हिंदी में प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? चांद। चांद। चांद जो है अनुनासिक है। बहुत अच्छा आंसर। इसके बाद जो है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बताइए, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह कहते हैं। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अनुनासिक ध्वनि को, अनुनासिक ध्वनि की पहचान क्या है? केवल नाक और मुख दोनों से निकलते हैं। दोनों से। अनुनासिक ध्वनि की पहचान केवल नाक से उत्पन्न होती है। सर ये तो हंसी, हंसी शब्द में कौन सी विशेष ध्वनि प्रयुक्त हुई है? बताएंगे? अनुनासिक। अनुनासिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आंसर आ रहा है। संपर्क शब्द में कौन सा प्रयोग हुआ है? अनुस्वार। बहुत सुंदर। निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बहुत सुंदर। सभी लोग सही सही आंसर बता रहे हैं। अंश शब्द में कौन सी ध्वनि आती है? अनुस्वार आती है। सी ऑप्शन इज राइट। बहुत सुंदर। चांदनी शब्द में अनुनासिक ध्वनि के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु प्रयोग किया गया है। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? मुंह से, नाक से, गले से, नाक और मुंह दोनों से, गले से। तो ये 10 हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए आपको। इसी तरह से बच्चों के साथ भी आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ सभी को क्लास समझ में आई होगी। किसी को अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं और जान सकते हैं। और बहुत सारी जानकारियाँ आज दी गई हैं, उसको आप सभी जो है क्वेश्चन के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और YouTube लिंक पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डाउट नहीं है। ये ऐसा क्रिटिकल टॉपिक रहा जिसमें अगर डाउट नहीं है तो ये मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को फीडबैक फॉर्म जो है बस 5 मिनट में आपको दे दिया जाएगा। सर जी हमारे 3 सर्टिफिकेट हो गए हैं। फीडबैक फॉर्म हम ग्रुप में डालेंगे। पर्सनली ईमेल कर भी सकते हैं, आप कहें तो पर्सनली ईमेल कर दें या ग्रुप में डाल फीडबैक फॉर्म। ग्रुप पे डाल दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए सर। ग्रुप में भी डाल देते हैं। सर 3 बहुत बहुत सर्टिफिकेट हो धन्यवाद गए हैं आप सभी हमारे। का। जी मैडम। 3 सर्टिफिकेट हो गए हैं सर हमारे। जी जी। सर ग्रुप पर भेज दीजिए, इससे